हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 11th अकाउंटेंसी में हमने प्रीवियस लेक्चर तक टॉपिक नंबर 4 अकाउंट्स का डिफरेंट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस किया था, जिसमें हमने कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर डिस्कशन कर लिया था। ओके, दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी देखे थे, प्लस हमने 4 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की थी, मीनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड एंड अनअर्न्ड। ओके, ये लेक्चर से अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक नंबर 5, दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। और अकाउंटिंग इक्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके कंसेप्ट सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ ही नहीं, आगे के चैप्टर्स में भी बहुत आप काम आएंगे, स्पेशली रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में एंड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जर्नल एंट्रीज। तो मैं आपसे कहूंगा कि इस चैप्टर को बहुत कंसेप्चुअली, वैसे भी अपने आप में बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है, तो बहुत ध्यान से इसको पढ़े, बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़े, ताकि आगे के भी आपके कंसेप्ट्स के एक्चुअली क्लियर हो पाए। ओके, ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का फर्स्ट लेक्चर है, तो इसमें हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन कि अकाउंटिंग इक्वेशन का लॉजिक क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, और अकाउंटिंग इक्वेशन का कंसेप्ट एक्चुअली कहां से डिराइव किया गया, और अकाउंटिंग इक्वेशन पूरी एक्चुअली बनती कैसे, और उसका अकाउंट्स में एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है। यहां पर अगर हम इसमें वर्ड पर जाएं तो हमारा वर्ड है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करें तो इसमें एक वर्ड होता है अकाउंटिंग, जो हम ऑलरेडी बहुत बार प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड वर्ड इज इक्वेशन। और अगर हम इक्वेशन बोले तो इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें दो साइड्स होती हैं, फर्स्ट इज एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड एंड सेकंड इज आरएचएस राइट हैंड साइड। और हम देखते हैं कि भाई उस इक्वेशन में एलएचएस इज ऑलवेज इक्वल्स टू आरएचएस, एलएचएस और आरएचएस हमेशा इक्वल होता है, और हम उस एलएचएस और आरएचएस की वजह से कुछ ना कुछ मिसिंग वैल्यू को एक्चुअली फाइंड आउट करते हैं। ये मैथ्स के अंदर देखा हमने। अब यहां पर हम बोल रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, तो क्या अकाउंट में कोई इक्वेशन होती है? यस, ऑफ कोर्स अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, बहुत फेमस इक्वेशन है। अकाउंटिंग इक्वेशन इज टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल्स टू द टोटल लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। अकाउंट्स में बिजनेस की टोटल एसेट हमेशा उसकी टोटल लायबिलिटीज के बराबर होती है, बिजनेस की। फाइन, अब बोला गया भाई एसेट्स क्या, तो बोलेंगे एसेट्स आर नथिंग बट दे आर द बिलोंगिंग्स ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस की बिलोंगिंग्स है, बिजनेस की प्रॉपर्टीज है ना, ये बिजनेस की बिलोंगिंग्स होती है। और लायबिलिटीज क्या, दीज आर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑन द बिजनेस। ये बिजनेस के ऊपर ऑब्लिगेशंस हैं, जो पेबल अमाउंट है जो मार्केट में या किसी को देना है बिजनेस को, तो दैट इज कॉल्ड एज ऑब्लिगेशंस। तो इसका मीनिंग ये हुआ, इफ टोटल एसेट्स आर इक्वल्स टू द टोटल लायबिलिटीज मींस टोटल ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल्स टू द टोटल बिलोंगिंग्स ऑफ द बिजनेस। अब बोलोगे सर पर्सनली तो ऐसा होता नहीं है, मेरे साथ तो मेरी बिलोंगिंग ज्यादा और मेरी ऑब्लिगेशंस कम है, मेरे पेरेंट्स की बिलोंगिंग ज्यादा है, मेरे ऑब्लिगेशंस कम है, हमारे पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है, इतनी सारी एसेट है, बिल्डिंग है, और हमारा घर का फर्नीचर है और लैंड है, हमारे पास इतने शेयर्स हैं, बट हमें मार्केट में कोई ऑब्लिगेशंस पे नहीं करना। पर्सनली बोल रहा हूं मैं, हाँ, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, पर्सनली हमें मार्केट में कोई ऑब्लिगेशंस नहीं देना, मींस इसके अगेंस्ट कोई ऑब्लिगेशन हमारा ऐसा क्रिएट नहीं हो रहा। तो एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस। हम ये बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं। बिजनेस की टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी की हमेशा इक्वल होती है, ऑलवेज एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। कैसे भाई प्रूव करें? तो ये जो कंसेप्ट उठाया गया है, ये कंसेप्ट उठाया गया है फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, दैट इज बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल नाम का एक कंसेप्ट है, वहां से इस कंसेप्ट को डिराइव किया गया, इसको निकाला गया, एक्सट्रैक्ट किया गया। क्या बोलता है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल बोलता है, वैसे बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल का एक डेडिकेटेड लेक्चर है, नीचे प्ले लिस्ट में थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में मैंने सबसे पहले उस बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल को ही एक्सप्लेन किया है। आप जाकर नीचे प्ले लिस्ट में उस लिंक को फॉलो कर सकते हैं, ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उसको भी आप क्लिक कर सकते हो। फाइन, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये होता है कि जब भी आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, देन यू हैव टू क्रिएट एन एंटिटी फर्स्ट। आपको सबसे पहला काम एक बिजनेस एंटिटी क्रिएट करना पड़ेगी, जो आपके बिहाफ पर बिजनेस करेगी, आपकी रिप्रेजेंटेटिव मार्केट के अंदर बनेगी। और हम प्रैक्टिकली करते भी ऐसा, जैसे मान लीजिए कि एक बंदा है मिस्टर राम, और मिस्टर राम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया बाय द नेम ऑफ राम ट्रेडर्स। तो ये जो है दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, बिजनेस एंटिटी। अब मिस्टर राम जो बिजनेस करेंगे वो राम ट्रेडर्स के नाम से ही करेंगे, जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो राम ट्रेडर्स के नाम से ही किए जाएंगे, जितने भी फाइनेंशियल ऑपरेशंस होंगे वो सब राम ट्रेडर्स के नाम से ही करेंगे। बिल बनेगा राम ट्रेडर्स के नाम से, कैश रिसीव होगा राम ट्रेडर्स के नाम से,
बैंक में करंट अकाउंट ओपन होगा राम ट्रेडर्स के नाम से, मींस ऑल फाइनेंशियल ऑपरेशंस आर डन थ्रू और डन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ राम ट्रेडर्स। मिस्टर राम का काम इतना था कि उसने कैपिटल इन्वेस्ट की और अब सारे बिजनेस ऑपरेशंस को राम ट्रेडर्स के थ्रू ही परफॉर्म करेंगे, मींस राम ट्रेडर्स वर्क्स ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर राम। वैसे तो काम मिस्टर राम ही करेंगे, लेकिन राम ट्रेडर्स मिस्टर राम के बिहाफ पर काम करेगी, मींस बिजनेस ऑलवेज वर्क्स ऑन बिहाफ ऑफ बिजनेसमैन। बिजनेस इज अ रिप्रेजेंटेटिव एंटिटी ऑफ द बिजनेसमैन। बिजनेसमैन की रिप्रेजेंटेटिव एंटिटी होती है जो मार्केट में एक्चुअली सबसे डील करती है, और हम जब भी डील करते हैं तो बिजनेस एंटिटी से ही यूजुअली क्या करते हैं, डील करते हैं। ओके फाइन। तो ये बोला गया कि भाई दो लोग हैं, एक तो हो गया ओनर ऑफ द बिजनेस, जैसे यहां पर हम बात करें मिस्टर राम की, और सेकंड हो गया बिजनेस या बोले भाई बिजनेस एंटिटी। तो अकाउंट्स ये बोलता है कि भाई हम ओनर को तो जानते ही नहीं है, हम किसको जानते हैं, वी नो ओनली बिजनेस। ओके, हम इस बिजनेस एंटिटी को जानते हैं। ये बिजनेस एंटिटी आपने क्रिएट की है, तो सारे ऑपरेशन जब इधर से होंगे तो बिजनेस भी, अकाउंट्स भी क्या करता है, बिजनेस एंटिटी को जानता है। लेकिन ये अपने आप में सिर्फ एक एंटिटी है जो किस लिए बनाई गई है, टू कैरी आउट व्हाट, बिजनेस ऑपरेशंस। इन बिजनेस ऑपरेशंस को कैरी करने के लिए बनाई गई है। ओके, और इसका कोई काम नहीं है, बिजनेस का अपना कोई इंटरेस्ट उसके अंदर नहीं है। वैसे भी कोई बिजनेस एक्चुअल एंटिटी तो है नहीं, है तो हमारा एक अजम्पशन है, एक क्रिएटेड प्रिंसिपल है। ओके, अब देखिए, जैसे मैं आपको दूसरी एक बात करता हूं कि भाई मैं अगर कहूं कि भाई बिजनेस में हम ये बोलते हैं कि मैंने 10 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैं जब ये कहूंगा कि मैंने 10 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, या हम प्रैक्टिकली ऐसे ही बोलते हैं कि मैंने 15 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया, 20 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया, 25 लाख बिजनेस में इन्वेस्ट किए, ये हमारे प्रैक्टिकल कोटेशन तो अपने आप में ठीक है। लेकिन जब अकाउंट्स में ये कोट होता है तो ये माना जाता है, बिजनेस स्टार्ट करने का मीनिंग होगा कि ओनर ने एंटिटी को कुछ पैसा बिजनेस ऑपरेशंस को रन करने के लिए दिया, विच इज कॉल्ड एज व्हाट, कैपिटल। किसने दिया है, ओनर ने बिजनेस को दिया है ना। ओनर इज अ सेपरेट एंटिटी, बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी। हम सारे ट्रांजैक्शन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रख रहे हैं, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रख रहे हैं। तो इसका मीनिंग ये होगा कि बिजनेस ने कुछ पैसा लिया बिजनेसमैन से, किस काम के लिए, बिजनेस ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, और उस बिजनेस ऑपरेशन के बदले में जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट किसको दिया जाएगा, ओनर को दिया जाएगा। इसके अगेंस्ट जो एक्सपेंस लॉसेस होंगे तो वो लॉसेस किससे ले लिए जाएंगे, ओनर से ले लिए जाएंगे। सारी इनकम दे दी जाएंगी और सारे एक्सपेंसेस भी इसी से लिए जाएंगे। ओके, बिजनेस का काम सिर्फ ओनर को रिप्रेजेंट करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो बिजनेस के पास, अब अगर मैं बिजनेस के पास हलचल देखूं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की, तो बिजनेसमैन ने 10 लाख रुपए बिजनेस को दिए। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए, तो बिजनेस के पास 10 लाख रुपीस कैश का इनफ्लो हुआ, लेकिन ये 10 लाख रुपीस दिया किसने था, ओनर ने। तो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में ओनर के नाम का एक अकाउंट ओपन कर देगा और उस अकाउंट का नाम रख देगा क्या, कैपिटल। तो वो क्या करेगा, 10 लाख रुपया कैपिटल के अंदर डाल देगा। अब आप देखिए, आपका पैसा आपकी लायबिलिटी नहीं, आपका पैसा बिजनेस की लायबिलिटी, बिजनेस को ये ओनर को देना है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, ओनर्स इक्विटी। और आपने बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल का लेक्चर देखा हो तो वहां मैंने बताया था कि बिजनेस के ऊपर 2 लायबिलिटीज होती हैं। फर्स्ट इज व्हाट, इंटरनल लायबिलिटी, एंड सेकंड आर एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है, विच इज पेबल टू द ओनर, क्या पे होती है, और कैपिटल जो पैसा उसने लगाया है बिजनेस को, वो उसको अल्टीमेटली टेक्निकली वो उसको पैसा क्या करना है, वापस करना है। ओके, तो ये 10 लाख और 10 लाख। तो अगर आप देखें तो बिजनेस के पास 10 लाख रुपए की कैश आ गई, जो एक उसके लिए एसेट है। जैसे मैं अगर बैंक से लोन लेता हूं तो मेरे पास कैश आएगा जो मेरी एसेट है, लेकिन मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन भी, क्योंकि मुझे वो पैसा नियर फ्यूचर में क्या करना है, बैंक को रिटर्न करना, लौटाना। ओके, तो वो कैपिटल बन गई। अब बिजनेस इस कैश से बिजनेस ऑपरेशंस परफॉर्म करता जाएगा, जो भी प्रॉफिट होगा वो ओनर को देता जाएगा, जो भी लॉसेस होंगे वो उससे लेता जाएगा। फाइन, लेट्स सपोज कि 10 लाख रुपए इसको पैसा कम पड़ रहा था, तो बिजनेस ने सोचा कि भाई मैं 5 लाख रुपीस कम पड़ रहा, तो 5 लाख रुपीस और कहीं से अरेंज करूं। तो बिजनेस ने वो पैसा लोन के फॉर्म में ले लिया, बैंक के पास गया और लोन लिया, 5 लाख रुपीस का बैंक लोन अरेंज कर लिया। तो अब आप देखिए, बैंक लोन जैसे ही अरेंज करेगा तो बैंक के पास, बिजनेस के पास फिर कैश इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन वो कैपिटल में नहीं डाल सकता क्योंकि ये पैसा ओनर ने नहीं दिया। और कैपिटल वो होती है जो ओनर अपनी पर्सनल रिसोर्सेज से इन्वेस्ट करता है। ये क्या करेगा, एक लायबिलिटी बैंक लोन की बढ़ा देगा 5 लाख। और अगर अब आप देखें तो आपकी इक्वेशन टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस इज इक्वल्स टोटल लायबिलिटी टैली हो रही है। 15 लाख रुपीस की टोटल एसेट हो गई, और 10 लाख, उसमें से 10 लाख रुपए की ओनर को देने की है और 5 लाख रुपीस एक्सटर्नल पार्टी को देने की। मींस बिजनेस के पास कुछ नहीं बचेगा, वो इधर से लेगा और उधर देगा। मान लो बिजनेस ने कुछ इसमें से गुड्स बाय किया, मान लीजिए 3 लाख रुपीस का, तो गुड्स परचेज किया, तो 3 लाख रुपीस बिजनेस के पास से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। 3 लाख रुपीस कैश गया और बिजनेस के पास क्या बढ़ जाएगा, स्टॉक बढ़ जाएगा 3 लाख रुपीस का। देखिए, ये ट्रांजेक्शन करने के बाद
फिर मैं टैली करूं तो मेरी कैश रह गई 12 लाख की, लेकिन मेरे पास 3 लाख रुपीस का स्टॉक बढ़ गया, 2 एसेट हो गई, बट जो किसके इक्वल है 10 लाख प्लस 5 लाख। लेकिन अभी बिजनेसमैन को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, बिजनेस में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, जितना पैसा लगाया गया था उतना ही था। अब मैं बोलता हूं कि इसमें से 3 लाख में से 1 लाख रुपए का गुड्स 1,20,000 रुपीज में कैश में सेल कर दिया, तो 1 लाख रुपए का गुड्स, तो गुड्स सोल्ड में से 1 लाख रुपीज का गुड्स सेल हुआ, तो मैंने स्टॉक में से डिडक्ट कर दिया। कितने में सेल हुआ? 1,20,000, तो मेरे पास 1,20,000 का कैश आएगा। नाउ वी आर सेलिंग गुड्स ऑफ रुपीज 1 लाख फॉर रुपीज 1,20,000 मींस वी आर अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 20,000 ऑन दैट, तो हमारा प्रॉफिट 20,000 हो जाएगा। मैंने क्या कहा था? सारा प्रॉफिट कलेक्ट करके बिजनेस किसको देगा? बिजनेसमैन को, तो 20,000 रुपए बिजनेसमैन को दे देगा। अब बिजनेस कोई एक्चुअल एंटिटी तो है नहीं जो आपको ला करके देगा या आपसे ले लेगा, वो तो आप ही चला रहे हो बिजनेस को। तो क्या होता है, मैंने क्या कहा कि बिजनेसमैन का अकाउंट ओपन कर देता है, जो प्रॉफिट होगा उसमें ऐड कर देगा, जो लॉसेस होंगे उसमें से माइनस कर देगा, जो इनकम होगी उसमें ऐड कर दिए जाएंगे, जो एक्सपेंसेस होंगे उसमें से लेस कर दिए जाएंगे। तो वो क्या, जस्ट लाइक आवर बैंक अकाउंट, जैसे बैंक हमारे अकाउंट में पैसा, इंटरेस्ट का पैसा डाल देता है, बैंक चार्जेस का पैसा माइनस कर देता है, तो सेम टू सेम। तो 20,000 रुपीज उसने बिजनेसमैन को दे दिया कि भाई ये प्रॉफिट हुआ, ये आप पकड़ो। उसके बाद देखिए, इट मींस बिजनेस खुद कुछ नहीं रख रहा, वो क्या कर रहा है? सारा पैसा किसको दे रहा है? बिजनेसमैन को दे रहा है, जो उसने प्रॉफिट के फॉर्म में अर्न किया। तो अगर इधर देखा जाए तो इट विल बिकम व्हाट 13,20,000 प्लस व्हाट 2 लाख, तो ये हो गया 10,20,000 प्लस व्हाट 5 लाख। तो अगर इक्वेशन देखें 15,20,000 और 15,20,000। अब जो भी एक्सपेंस बिजनेस को पे करना है, तो बिजनेस बोलेगा भाई मैं एक्सपेंस आपसे लूंगा। जैसे सैलरी पे की 10,000 की, तो सैलरी 10,000 की बिजनेस के पास से गई, लेकिन जब प्रॉफिट बिजनेसमैन का, तो एक्सपेंस का बर्डन भी बिजनेसमैन का ही होगा, तो इसमें से माइनस कर देगा। क्रेडिट पे गुड्स बाय करता है, तो यहां पर गुड्स में प्लस कर देगा, और इधर एक लायबिलिटी बढ़ जाएगी क्रेडिटर्स की, क्योंकि हमें क्रेडिटर्स को पेमेंट अल्टीमेटली करना है। तो मैं कह रहा हूं कि भाई बिजनेस का टोटल असेट बिजनेस की टोटल लायबिलिटी के इक्वल होता है। एक्चुअली जो भी प्रॉफिट बचता है वो भी बिजनेस की लायबिलिटी ही होती है, जो उसे किसको देना है? ओनर को। अदरवाइज बिजनेस की भी असेट ज्यादा होती है, लायबिलिटीज नॉर्मली, हाँ असेट ज्यादा होती है, लायबिलिटीज कम होती है। तो जो असेट और लायबिलिटी का डिफरेंस होता है वो क्या होता है? किसका होता है? वो ओनर का होता है। ओनर इक्विटी मींस प्रॉफिट के फॉर्म में ओनर को दे दिया जाता है। तो कहने का मीनिंग ये कि बिजनेस ऑलवेज वर्क्स ऑन बिहाफ ऑफ बिजनेसमैन। अब बिजनेस का खुद का कुछ नहीं होता, वो तो जस्ट एक यूनिट है जो प्रॉफिट अर्न करती है, वो बिजनेसमैन को देती जाती है। तो प्रॉफिट भी उसके ऊपर लायबिलिटी, जो बिजनेसमैन ने कैपिटल लगाई वो भी उसके ऊपर एक टाइप की लायबिलिटी होती है। तो इसीलिए ये इक्वेशन हमेशा टैली होती है, दैट टोटल असेट इज इक्वल्स टोटल लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। अब हम इसको डेराइव करें इस इक्वेशन को, तो हमारी इक्वेशन का डेरिवेशन ऐसे बनता है। देखिए होता क्या है, मैंने आपसे कहा कि भाई टोटल असेट इज इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। और अगर मैं टोटल लायबिलिटीज के बारे में बात करूं, तो टोटल लायबिलिटीज में 2 टाइप की लायबिलिटीज होती है। फर्स्ट इज व्हाट? इंटरनल लायबिलिटी, एंड सेकंड इज व्हाट? एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज जो किनको देना है? इनको, आउटसाइडर्स को। अच्छा, इंटरनल लायबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। ये पैसा वो होता है जो ओनर ने लगाया, और इसके कुछ टेक्निकल नाम भी हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? ओनर्स फंड, या हम बोलेंगे इसको ओनर्स इक्विटी। तो आप कुछ भी नाम से बोलें, आप इसको लिख सकते हैं, फाइन। एक्सटर्नल लायबिलिटी अपने आप में क्या कहलाती है? लायबिलिटीज वर्ड यूज करते हैं हम। लायबिलिटीज हम एक्सटर्नल लायबिलिटी को बोलते हैं, इंटरनल लायबिलिटी को कैपिटल बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसमें डेट्स भी बोलते हैं। ओके, तो अगर इससे मैं अपनी टोटल लायबिलिटी की वैल्यू अगर यहां पुट करता हूं, तो मेरी इक्वेशन बनेगी दैट टोटल असेट्स आर ऑलवेज इक्वल्स टू द इंटरनल लायबिलिटी प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ठीक है, तो असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज अवर व्हाट? फाइनल अकाउंटिंग इक्वेशन। बिजनेस की असेट हमेशा उसकी लायबिलिटी के बराबर होती है, और वो लायबिलिटी को हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। एक लायबिलिटी वो जो एक्सटर्नल पार्टीज को देनी है, एक्चुअल लायबिलिटी। एक लायबिलिटी वो जो उसको अपने ओनर को देनी है, इंटरनल लायबिलिटी, ओनर्स फंड। ओके, अच्छा, जैसा अगर मैं इसको और डिराइव करूं, जैसे इसी में क्या होता है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पर हमारी इक्वेशन डिराइव होगी, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब मैं अगर आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि द वैल्यू ऑफ कैपिटल इज रुपीज 5 लाख, वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इज 15 लाख, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टोटल असेट? तो आप कहोगे 20 लाख। मैं यहां पर अगर आपको वैल्यू दे दूं कि टोटल असेट इज रुपीज 30 लाख, वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इज 20 लाख, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल? तो आप लिख दोगे सर 10 लाख। मींस कोई 2 वैल्यू अगर मुझे मिल जाए तो थर्ड वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एलएचएस और आरएचएस होता है, दोनों इक्वल होते हैं, और उसमें से हम क्या करते हैं? एक मिसिंग वैल्यू को यूजुअली फाइंड आउट करते हैं। ओके, अच्छा, कभी कभी इसमें क्वेश्चंस क्या होते हैं? इन लायबिलिटीज को डिफाइन करने के भी आते हैं। जैसे अगर आपने देखा हो तो आपकी जो असेट्स होती हैं, असेट्स का क्लासिफिकेशन 2 पार्ट्स में होता है, नॉन करंट असेट्स
जिसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट ही बोलते हैं, बट नॉन करंट एसेट इज अ ब्रॉड टर्म एंड फिक्स्ड एसेट इज अ नैरो टर्म। फिक्स्ड एसेट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ नॉन करंट एसेट। और लाइबिलिटी नॉन करंट एसेट प्लस व्हाट, करंट एसेट, ये 12 मंथ से ज्यादा की और ये 12 मंथ से कम पीरियड की। ओके, तो अगर जब भी आपको एसेट निकालना हो तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। नॉन करंट में फिर आगे आ जाती है टेंजिबल एंड इंटेंजिबल, और करंट एसेट में लिक्विड एंड नॉन लिक्विड। ये एसेट का एक लेक्चर है, डेडिकेटेड लेक्चर, आप उसको देख सकते हैं। आई बटन का ऊपर लिंक आ रही होगी, वहां से भी देख सकते हो। नीचे टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी उसको मैंने पूरा इन डिटेल एक्सप्लेन किया है। एनीवे, तो ये हो गई हमारी टोटल एसेट का डेरिवेशन। लाइबिलिटीज अगर निकालनी है, लाइबिलिटीज मींस कौन सी, डेट्स, जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट डेट्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कैपिटल। ये लाइबिलिटीज होंगी, इसमें हो जाएंगी फिर दो टाइप की लाइबिलिटी, कौन सी, नॉन करंट लाइबिलिटीज विच आर एक्सटर्नल मोर देन 1 ईयर, और दूसरी हो जाएंगी हमारी करंट लाइबिलिटीज जस्ट लाइक क्रेडिटर्स एक्सेट्रा। फाइन, तो कभी आपको निकालना हो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें आपको नॉन करंट लाइबिलिटी दे देगा, नॉन करंट एसेट दे देगा और बोलेगा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपिटल। जैसे मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल लेता हूं, एक प्रैक्टिकल आपको बताता हूं, जिससे आपको ये कंसेप्ट और इजीली समझ में आए। हमारे पास एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट इज रुपीज 15 लाख, करंट एसेट इज रुपीज 10 लाख, नॉन करंट लाइबिलिटी इज 8 लाख, करंट लाइबिलिटी इज 9 लाख एंड वैल्यू ऑफ द कैपिटल इज मिसिंग। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कैपिटल। ओके, तो पहले हमारी इक्वेशन तो वही रहेगी, फाइंड आउट किसे करेंगे, एसेट्स इज इक्वल्स टू व्हाट, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, एसेट और कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, इससे हम फाइंड आउट करेंगे। बट वी फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स। और एसेट्स क्या होती हैं, टोटल एसेट्स आर इज इक्वल्स टू नॉन करंट एसेट प्लस व्हाट, करंट एसेट। नॉन करंट एसेट इज रुपीज 15 lakhs प्लस करंट एसेट इज रुपीज 10 lakhs। ठीक है, तो टोटल एसेट्स आर ऑफ रुपीज व्हाट, 25 lakhs। ये हो गई जी हमारी क्या, टोटल एसेट्स। फाइन, तो हमारे पास एसेट्स आ गई। नाउ वी विल फाइंड आउट द लाइबिलिटीज। टोटल लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस व्हाट, करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज आर ऑफ रुपीज 8 lakh, करंट लाइबिलिटीज ऑफ रुपीज 9 lakh, तो टोटल लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू रुपीज व्हाट, 17 lakhs। ओके, अब हमारे पास टोटल एसेट है, टोटल लाइबिलिटीज है, वैल्यू को ऊपर पुट कर दें, आंसर फाइंड आउट करें। एसेट्स इज इक्वल्स टू 25 lakh इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस 17 lakhs। So therefore capital is equals to 25 lakh minus 17 lakh which is equals to rupees 8 lakh। तो ये हो गई हमारी अल्टीमेटली कैपिटल। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके 11th स्टैंडर्ड के अंदर अल्टीमेटली पूछे जाते हैं, जो अकाउंटिंग इक्वेशन से ही डेराइव होते हैं। फाइन, तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, बिसाइड इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिसमें वो आपको एसेट्स का नाम देगा, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर। तो पहले आपको ये देखना है कि कौन कौन सी नॉन करंट एसेट है, सारी नॉन करंट एसेट को ऐड करें, करंट एसेट को ऐड करें, टोटल एसेट बनाए, ऐसी नॉन करंट लाइबिलिटीज बनाए, करंट लाइबिलिटीज बनाए, फिर कैपिटल फाइंड आउट कर लें। पूरी एक प्रोसीजर के थ्रू हम उसमें कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप अब आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन कहाँ से डेराइव होती है ये भी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल से। और अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिक क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, और उसके बाद के फिर वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे ट्रांजेक्शन बेस्ड क्वेश्चन के, जब ट्रांजेक्शन होते हैं तो उनको अकाउंटिंग इक्वेशन में एक्चुअली कैसे रिकॉर्ड करते हैं। फाइन, आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल इफ यू फील एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगता है, काम का लगता है, तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन को हिट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग फ्रॉम नजीब हाशमी's अकेडमी। थैंक यू।